जय हिंद साथियों। तो आज की जो वीडियो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, ये जो है केमिस्ट्री की जो क्लास आपकी स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। पॉलिटेक्निक जो है फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। यहाँ पर देख सकते हैं बुक का जो नाम है हमने यहाँ पे रखा हुआ है अप्लाइड जो है केमिस्ट्री है। अध्याय नंबर आपका एक यहाँ पे मैं शुरू कर रहा हूँ, परमाणु संरचना, रासायनिक आबंधन तथा विलयन। ये आपकी बेसिक क्लास नहीं है। हम इस वीडियो में जो है कि प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास जो भी आपके बुक में दिया है उस प्रश्नावली को जो है हम लोग हल करेंगे और सभी प्रश्नों को हम स्टेप बाय स्टेप हल कराते चलेंगे। जो भी शेष प्रश्न बचेंगे वो प्रश्न आपको कहाँ पे मिलेंगे मैं आपको जो है कि लास्ट में बताऊंगा और शुरू से अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सारे जितने भी प्रश्न होंगे मैं आपको स्पष्ट रूप से मैं दूंगा किस तरह से आपको इसको तैयार करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है बहुविकल्पी। बहुविकल्पी प्रश्न है। यहाँ पर जो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुविकल्पी प्रश्न पहले चलेगा। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला कार्य है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ए ऑप्शन दे रखा है 9.1 × 10⁻³ जो है ग्राम होता है। बी ऑप्शन दिया है 9.1 × 10⁻36 ग्राम होगा। सी ऑप्शन दिया है 9.1 × 10⁻28 ग्राम होगा और डी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे 9.1 × 10⁻27 ग्राम होगा। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या है। स्पष्ट रूप से हमने यहाँ पे आंसर आपके लिए रखा भी है। अब देखिए इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण मैंने किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है ना, देखिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे जो होता है प्यारे बच्चों 10⁻31 kg होता है। 10 घात कितना होता है? -31 kg यहाँ पे होता है। लेकिन समस्याएं यहाँ पर ये हैं, समस्याएं ये हैं कि सभी जो मान दिया है ये ग्राम में दे रखा है। आंसर हम लोग का सभी आंसर जो आपका दिया हुआ है वो ग्राम में दिया हुआ है। तो हमारा जो केजी में है इसे हम ग्राम में बदलेंगे। तो हम ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे कि 1 केजी में जो होता है ना हमारा 1000 ग्राम होता है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1000 ग्राम होता है। अगर हम इसे घात के रूप में लिखना चाहें तो इसे 10 के घात हम -3 लिख सकते हैं। सॉरी 10 के घात हम +3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 10 के घात 3 यदि लिखते हैं तो यह जो है कि 1 केजी के बराबर होता है, यानी इतने 10⁻³ ग्राम आपका हो जाएगा। ठीक है, ग्राम में हम बदलेंगे क्योंकि हमारा जितना भी आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ग्राम में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg में है, गुणा करना है, ग्राम में ले जाना है तो 10 के घात यहाँ पर 3 से हम गुणा करेंगे तो ये प्यारे बच्चों ये हो जाएगा किस में? ग्राम में। अगर हम यहाँ से गुणा कर दें तो 9.1 × 10 के घात जो होगा, अब देखिए गुणा करेंगे तो इसका जो है -31 है और इसका प्लस आपका कितना है? 3। अगर हम इसे हल करना चाहें तो 9.1 × 10 के घात 31 में 3 घटेगा क्योंकि एक माइनस में एक प्लस में है तो घटेगा। घटेगा तो क्या होगा? देखिए आपका हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा? 28 यहाँ पर जो है ग्राम आपका निकलेगा। तो 28 ग्राम यानी कि ऑप्शन कौन सा यहाँ पे मैच करेगा हम लोग का? यानी कि 9 × 1 × 10⁻28। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच करेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से हम हल किए हैं। हल करके भी आप देख सकते हैं। अगर आपके बुक में अलग आंसर दिया है तो आप उसे सही कर लेंगे क्योंकि हम लोग को जब हम लोग हल करेंगे इसे तो ये हमारा आएगा 9.1 × 10⁻28 ग्राम हमारा आ जाएगा। और किस तरह से आएगा हम यहाँ पे आपको पूरा हल करके बता दिए। ठीक है, चलिए अब तो ये समझ में आ गया होगा। इसलिए ग्राम में जब बदलते हैं तो यहाँ पर हमारा स्पष्टीकरण हुआ है 9.1 × 10⁻28 ग्राम होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं स्पष्टीकरण इसलिए दिया हूँ प्रत्येक प्रश्न में ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्पष्टीकरण किस तरह से आपका होगा। अगला प्रश्न को ध्यान से समझिए। अगला प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 दिगंशी क्वांटम संख्या L का मान हमारा 2 दिया है। ठीक है, इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, बहुत सारी क्वांटम संख्याएं होती हैं, 3 होती हैं। ठीक ना। अब देखिए दिगंशी क्वांटम संख्या L का जो मान है आपका 2 दिया है। तो कह रहे चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि M के कुल मान होंगे। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो होगा M का कुल कितना मान होगा ये आपको पता करना है। ये आपको पता करना है।
चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से ये ऑप्शन यदि पता है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट होगा। चलिए हम चलते हैं आंसर की तरफ कि हमारा आंसर क्या है, ध्यान दीजिएगा। उत्तर हमारा 5 सही होगा, और 5 सही होगा तो कैसे सही होगा वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पे क्वांटम संख्या कभी भी निकालते हैं, दिया रहता है प्यारे बच्चों, तो दिगंशी क्वांटम संख्या दिया है, चुंबकीय क्वांटम संख्या को निकालने के लिए हमें करना कुछ नहीं होता है। जो भी यहाँ पर क्वांटम संख्याएं दी रहती है प्यारे बच्चों, इसको हम माइनस से शुरू करते हैं, प्लस की तरफ जाते हैं, यानी कि -2 होगा हमारा। इसके बाद जो है कि हट जाए भाई, -2 हो जाएगा हमारा। इसके बाद माइनस जो है आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे, इसके बाद 0 तक चलेगा, इसके बाद 1 चलेगा, यहाँ पर कितना चलेगा 2 तक। यानी कि जितना भी मान दे रखा है उससे माइनस की तरफ चलना है, माइनस हमें कहाँ तक जाना है, प्लस तक हमें जाना है। तो ये हमारा हो जाएगा -2 -1 0 1 2 1 और 2, ये टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है हमारा डी यहाँ पे राइट हो जाएगा बिल्कुल। अगर आखिर में हुआ कैसे, सूत्र भी हम देख लेते हैं स्पष्टीकरण में। स्पष्टीकरण यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि m के कुल मान यदि निकालना हो तो फार्मूला हमारा बनता है 2l+1 के माध्यम से हम निकालेंगे और देखेंगे कितने मान यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो फार्मूला होता है m के कुल मान के लिए कि 2l+1, यहाँ पर 2 + 1 करके हम निकालेंगे। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे यहाँ पर +1, देखो यहाँ पर हमारा क्या है 2 गुणे l का मान क्या है प्यारे बच्चों 2 है, और +1 है तो 1 हम यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद इसको हल करेंगे तो 2 दूनी के यहाँ पे हो जाएगा 4 + 1 बराबर 4, और एक कितना हो जाएगा 5। ऐसे भी आप निकाल करके देख सकते हैं कि किस तरह से आपका मान कितना प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखो यहाँ पर यही चीज़ लिखा गया है, -1 -2 -1 0 +1 और +2, यहाँ पे प्लस हमने छोड़ा हुआ है, +1 और +2 आप लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, सबसे पहले कह रहे हैं यहाँ पे कि सबसे कम ऊर्जा वाला उपकोष कौन सा होता है। सबसे कम ऊर्जा वाला उपकोष यहाँ पे कौन सा होगा, इसे हम ध्यान से देखेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर दिया है 3D का होगा, 4S का होगा, 4P का होगा और 5S का होगा। इनमें से 4 ऑप्शन है, और चारों ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट होगा जिसका सबसे कम यहाँ पे ऊर्जा आपका होगा। चलिए इसका स्पष्टीकरण भी हम देखेंगे और आंसर भी इसका देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, ऑप्शन की यदि बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा 4S, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, बी हमारा सही है। स्पष्टीकरण में देखेंगे कि स्पष्टीकरण में क्या दिया हुआ है। ठीक है, स्पष्टीकरण ये है कि n+l के माध्यम से यदि हम निकालते हैं, ठीक ना, यानी कि n+l का जो नियम होता है ना, आपके बुक में ये नियम दे रखा होगा, n+l नियम के अनुसार यदि निकालते हैं तो यहाँ पर 3D का निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस क्या हो जाएगा 2, इसको हम लिखेंगे कितना हो जाएगा 5, यानी कि यह हो जाएगा 5। 4S को लिखेंगे 4 + 0, इसका मान कितना आया 4 आ गया। इसके बाद 4P का निकालेंगे तो 4 + 1 हो जाएगा, इसका मान 5 आया। 4S का निकालें 5S का निकालेंगे तो 5 + 0 हो जाएगा, इसका मान कितना आया आपका 5 आ गया। अब ये करें जिन उपकोष के लिए n+l का जो मान है सबसे कम होता है, उनकी ऊर्जा सबसे क्या होती है अधिक, उनकी ऊर्जा सबसे कम होती है। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सबसे मान कम है, इसका 5 आया है, इसका 4 आया है, इसका कहाँ गया 5 आया है, इसका भी 5 आया, तो सबसे कम किसका है, ये आपका 4 वाला सबसे कम है। तो उसकी ऊर्जा जो है उतना ही क्या होगी कम, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, यानी 4S का सबसे कम यहाँ पे प्राप्त होगा, तो ऊर्जा इसकी सबसे कम हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करें कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है ए दिया है 1, बी ऑप्शन दिया है 4, सी ऑप्शन 3 और डी ऑप्शन आपका 2। यदि पता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर है आपका 2D, आंसर आपका 2D होगा। ऑप्शन नंबर क्या है डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्पष्टीकरण में हम देखते हैं कि स्पष्टीकरण में क्या होगा। ठीक है, चलिए करें कि कार्बन जो होता है ना, कार्बन जो होता है वो सी, यानी कार्बन को सी से हम लोग दिखाते हैं। परमाणु जो क्रमांक होता है इसका कितना होता है 6 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 1s2 2s2 2p 2p 2 हो गए, 2 2 4 और क्या हो जाएगा 6।
और यहाँ पर करें 2p उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 हैं। कितने होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो होते हैं यहाँ पे 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, एस कक्षक का आकार होता है। एस कक्षक का आकार क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है पिरामिड, बी ऑप्शन दिया है गोली, सी ऑप्शन दिया है चतुष्फलकी, डी ऑप्शन दिया है डम्बेल आकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि एस कक्षक का जो आकार होता है ये होता है हमारा गोलीय। क्या होता है? गोलीय होता है। स्पष्टीकरण में क्या होगा? स्पष्टीकरण में ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। स्पष्टीकरण है एस कक्षक की आकृति सममितीय और गोलीय होती है। यानी कि 2 होता है, या तो सममितीय दे रखा हो तो भी आपका उसमें से ऑप्शन सममितीय वाला होगा, या गोलीय दे रखा हो तो भी आपका ऑप्शन गोलीय वाला होगा। यानी कि दोनों में से यदि कोई भी मान आ जाता है, कोई भी आपका ऑप्शन में आ जाता है तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि सममिति में दे रखा हो तो सममिति वाला टिक करेंगे, अगर गोलीय वाला दे रखा हो तो क्या होगा? गोलीय वाला आपका टिक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। करें NH3 में बंध कोण है। NH3 का बंध कोण कितना बनता है? लगभग 105 डिग्री, बी ऑप्शन है लगभग 160 डिग्री, सी ऑप्शन है लगभग 109 डिग्री 109.28 डिग्री, डी ऑप्शन है लगभग 120 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा राइट है। NH3 का जो बंध होता है ना, उसमें कोण कितने का बनता है? ऑप्शन नंबर बी लगभग में आपका 107 डिग्री। लगभग में कितना? 160 डिग्री। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्पष्टीकरण क्या है? क्यों इतना किसका बनेगा? देखिए, अमोनिया यानी कि NH3 में एकिक इलेक्ट्रॉन युग्म और आबंधी युग्म के बीच प्रतिकर्षण के कारण बंध कोण चतुष्फलकी कोण यानी कि 109.5 डिग्री से लेकर के आपका घट करके बनता है आपका 107, या इसको कह सकते हैं 160 डिग्री, या इसको 107.5 डिग्री भी ले सकते हैं, हो जाता है। तो इनमें से ऑप्शन कौन सा है? या तो 160 डिग्री हो तो भी आपका सही है, या 107.5 डिग्री हो तो आप उस ऑप्शन को टिक करेंगे। दोनों ऑप्शन में नहीं दे सकता है, कोई एक देगा, या तो इतना दे सकता है या तो इतना दे सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 160 डिग्री। यानी कि ये जो आपका अमोनिया होता है ना, जो बंधन चतुष्फलकीय कोण बनाता है 109 डिग्री से, देखो 109.5 डिग्री से लेकर के बनाता है 107.5 डिग्री। ठीक ना? तो इसके बीच जो भी मान होगा वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सही अथवा गलत का सही संबंध क्या है। इसमें जो है कि आपका स्पष्टीकरण इसमें भी रहेगा, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जितने भी आपके प्रश्न थे उनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त हुआ। अब हम लोग चलते हैं लघुत्तरी की तरफ। ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्नावली का अगला प्रश्न है, ये प्यारे बच्चों आपके बुक में खुद इसका हल दिया हुआ है, आप अपने बुक से हल इसका देख सकते हैं या उसे आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं, कह रहा है कि सही कथन। देखिए सवाल क्या है, प्रश्न क्या है, देखिए कह रहा है कि जो सही अथवा गलत कथन संबंधित प्रश्न है, यानी कि या तो सही है तो सही कहेंगे, गलत है तो गलत आप कहेंगे। कह रहे कि नोट में दे रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही व गलत बताइए, यानी कि सही है प्रश्न या गलत प्रश्न है। एक अथवा दो वाक्य में अपना तर्क दीजिए, यानी कि एक अथवा दो वाक्य में आपको तर्क देना है कि आखिर में क्यों आपका ये सत्य है, अगर असत्य है यानी गलत है तो क्यों आपका ये गलत है। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिए इस प्रश्न को। प्रश्न करें इलेक्ट्रॉन का द्वैत स्वभाव होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है दो तरह से गति करता है। इलेक्ट्रॉन दो तरह से जो है कि गति करता है। भैया कौन कौन से जो है कि आपका वो गति है उनको जरा देख लेते हैं। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है द्वैत स्वभाव का होता है, यानी कि दो तरह से वो कार्य करता है, यानी गति करता है। तो ये सही बात है, इलेक्ट्रॉन दो तरह से यह कार्य करता है। लेकिन दो तरह से कार्य करता है तो वो कौन कौन सा कार्य है, देखिए प्रश्न आंसर हम लोग का होगा यहाँ पे कि हमारा तो बात सही है,
ये सही है कि इलेक्ट्रॉन द्वैत स्वभाव का होता है। क्यों भाई? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन कण की तरह भी जो है कि आपका व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन जो है कि आपका जो है कि तरंग की तरह भी जो है कि व्यवहार करता है। तो ये दोनों प्रकृति का जो है कि आपका होता है। इलेक्ट्रॉन द्वैत प्रकृति का होता है, कण और जो है कि तरंग दोनों के रूप का जो है कि ये व्यवहार करता है। तो प्रश्न नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। आपके बुक में ये दिया है सॉल्यूशन। हम आगे के जो भी प्रश्न हैं हम अपने प्रकार से जो है कि हम रखे हैं, आप अपने बुक से या तो याद कर लो या तो जो मैं दिया हूँ उसे याद कर लो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि दूसरा प्रश्न है, पाउली के नियमानुसार किसी परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं होते। कह रहे हैं पाउली का जो नियम होता है उसके अनुसार जो है परमाणु में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन यदि लिए जाएं तो उनकी चारों क्वांटम जो संख्याएं होती हैं वो समान नहीं होती है। भैया सत्य है या असत्य है? देखते हैं इसका। देखिए हमारा प्रश्न है, हमारा आंसर होगा कि ये बात सही है। इनका नियम क्या था? इनका नियम ये था कि अगर कोई भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन यदि हैं तो उनकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान क्या होता है? समान नहीं होता है। समान नहीं होता है यानी कि यदि किसी भी परमाणु में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सभी के लिए जो है कि आपका क्वांटम संख्याएं समान नहीं होगी। सभी के लिए क्वांटम संख्याएं आपकी समान नहीं होगी। अलग अलग जो है कि आपके परमाणु में जो है कि आपके इलेक्ट्रॉनों की जो चारों संख्याएं क्वांटम संख्याएं होती हैं वो आपकी कभी भी समान नहीं होती हैं, हमेशा अलग अलग होती हैं। तो यही प्रश्न कर रहा है कि पाउली के अपवर्जन के नियम के अनुसार, यानी कि पाउली के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी परमाणु की बात हो रही है, एक परमाणु की बात यहाँ पे नहीं हो रही, चारों क्वांटम संख्याएं जो हैं समान आपकी नहीं होती है। तो ये तो सही है क्योंकि हर एक का तो जो है कि भैया बराबर होगा नहीं। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। इसका आप देख सकते हैं, आपके बुक में भी दिया है, आप अपने बुक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो आगे रहा। अगला देखिए, अगला है हमारा, कह रहा है कि निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं के समूह द्वारा निरूपित ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं समान होती हैं। ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं समान होती हैं। पहला दिया है n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर जो है +2 दे रखा है। इसमें m बराबर कितना दिया है? -2, लेकिन n का मान इनमें भी बराबर है और l का मान जब इनमें भी बराबर है तो ध्यान दीजिएगा ये जो होगा ना, ये आपका जो होता है m के मान पे कभी भी जो है कि इनकी ऊर्जाएं जो है कि आपका निर्भर नहीं करती हैं। n और l के मान पे जो है कि इनकी ऊर्जाएं निर्भर करती हैं। m भले ही अधिक या कम हो उससे मतलब नहीं है, यदि दोनों में n का मान सेम हो, l का मान सेम हो, तब हम ऊर्जाओं को समान ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न इसका क्या है, आंसर इसका क्या है, ध्यान दीजिए। करें कि निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं के द्वारा निरूपित ऑर्बिटलों की ऊर्जाएं समान होती हैं। देखिए ये आपका भैया सत्य है। क्या है? सत्य है, ऊर्जाएं समान होंगी। क्यों भाई? देखिए यहाँ पर विस्तार पूर्वक हम समझाए हैं, विस्तार पूर्वक जो भी अब आपके प्रश्न आएंगे हम विस्तार पूर्वक आपको कई पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं क्यों आपका होगा। ठीक ना, आप अपने बुक से भी ले सकते हैं। आपके बुक में 2 लाइन का दिया होगा या 1 लाइन का दिया होगा तो आप अपने बुक से भी याद कर सकते हैं। ठीक ना, लेकिन हम विस्तार पूर्वक यहाँ पे हम समझाने का प्रयास किए हैं आप लोगों को कि अच्छे से जितने भी प्रश्न हैं आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, देखिए विस्तार पूर्वक में पहला पॉइंट क्या है, दोनों मामलों में मुख्य क्वांटम संख्याएं n है। देखिए दोनों की मुख्य क्वांटम संख्याएं क्या है, यहाँ पे n है। दिगंशी क्वांटम जो संख्याएं होती हैं प्यारे बच्चों l होता है, जो कि यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, दोनों का जो है कि ये भी बराबर है। l का मान हमेशा d ऑर्बिटलों को प्रदर्शित करता है, इसीलिए 3D उपकोष है। ये कौन सा उपकोष होगा? 3D उपकोष होगा। अगला पॉइंट क्या है, किसी एक ही उपकोष के सभी ऑर्बिटल समान ऊर्जा वाले होते हैं। ऐसे ऑर्बिटलों को अपभ्रंश या समभ्रंश ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि m केवल ऑर्बिटल में त्रिविम के अविन्यास को दर्शाता है, जैसे 3D XY, 3D YZ या 3D जो है कि आपका YZ, 3D XZ आदि जो है कि जिनमें ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः दोनों ऊर्जाएं क्या होंगी? समान होंगी। यो m जो है, m का जो मान है प्यारे बच्चों ना, केवल आपको किसको प्रदर्शित करता है? ये जो आपके प्रदर्शित करते हैं ना त्रिविमीय ज्यामिति को केवल प्रदर्शित करते हैं, इनकी ऊर्जाओं से कोई मतलब नहीं है। ये त्रिविमीय ज्यामिति को प्रदर्शित करेंगे, x y z जो आपके होंगे त्रिविमीय ज्यामिति, उनको केवल प्रदर्शित करते हैं। m का मान ऊर्जाओं से कोई भी मतलब नहीं है, ये त्रिविमीय केवल ज्यामिति को प्रदर्शित करते हैं।
तो m के मान पे कोई आपका निर्भर नहीं पड़ेगा, यानी कि इनसे मतलब नहीं है। हमारा जो निर्भर होगा ऊर्जाओं का मान जो आपका डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों, ऊर्जाओं का जो मान डिपेंड करेगा n और l के मान से हमारा डिपेंड करेगा। n क्या है, हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं n को, ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या, और दिगंशी क्वांटम संख्या होती है प्यारे बच्चों l। तो ऊर्जा होता है जो ऊर्जा है इन्हीं दोनों के मान पे यह निर्भर करती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 24 वाले परमाणु में उसी निम्नतम ऊर्जा अवस्था d इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। चलिए प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न है आपका ये सत्य है कि परमाणु जो है क्रमांक 24 का जो होगा उसके निम्नतम ऊर्जा स्तर जो है d इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी, ये आपका सत्य है। अपनी भाषा में जरा हम समझा देते हैं, आपको विस्तार पूर्वक हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए क्यों भाई, परमाणु क्रमांक जो है आपका 24 होता है क्रोमियम का। कितना है, किसका है, क्रोमियम का है। यदि हम इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें प्यारे बच्चों तो 1s2 2s2, देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5 3d4, ये अलग अलग आपके होंगे, ठीक ना, होगा इस तरह से आप होना चाहिए, ठीक ना। लेकिन परंतु रसायन विज्ञान के अर्धपूर्ण और पूर्ण कक्षक अत्यधिक अस्थायी होते हैं। देखिए अगर किसी का भी ऑर्बिटल आधा भरा हो, ठीक है, तो भी वो अधिक अस्थायी होगा। अगर पूर्ण रूप से भरा हो तो भी वो जो है कि अस्थायी होगा, ठीक ना। इसलिए अधिक अस्थायी प्राप्त करने के लिए हमें 4s1 इलेक्ट्रॉन कूदकर जो है 3d में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3d4 है, ठीक है। लेकिन हमें ऑर्बिटल में, हमारा जो ऑर्बिटल होता है प्यारे बच्चों, d के लिए 5 ऑर्बिटल होते हैं, टोटल आपके 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। 5 ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर ये एक राउंड भरे तो भी अस्थायी होगा, अगर ये एक राउंड भरता है तो भी अस्थायी होगा, क्योंकि आधा पूरा है, ठीक ना, एक राउंड भर गया है। अगर ये पूरा राउंड भर गया है प्यारे बच्चों तो भी जो है कि अधिक अस्थायी होगा। लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे आया है 3d4, लेकिन हमें चाहिए 5, क्योंकि अधिक जो है अस्थायी के लिए हमें 5 चाहिए। तो ये क्या करता है कि एस वहाँ से कहते हैं कि भैया हमारा कक्षक थोड़ा बड़ा है, 4 में हम गए हैं, तो हमसे थोड़ा ले लीजिए, आप छोटे हैं, थोड़ा ले लीजिए एगो इलेक्ट्रॉन, ताकि आपका जो है 5 हो जाएगा, तो आसानी से जो है कि इसका जो है कि अधिक अस्थायी हो जाएगा। 5 होने के लिए अधिक अस्थायी होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि 4s1 जो है एक इलेक्ट्रॉन कूदकर किस में चला जाएगा, 3d में जो है कि चला जाता है, ताकि यहाँ पर हो जाए 3d5 और हमारा 3d0 प्यारे बच्चों, और 3d जो है कि 5 या 3d यदि 10 हो, d10 हो, यानी कि इतना आपका रहता है d0 d5 d10, अगर इतना आपका रहता है तो ये आपके अधिक अस्थायी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका इतना इस कंडीशन में होता है, ठीक है। क्यों इतना होता है, क्योंकि इसमें भैया एक की कमी है। यस क्या कहते हैं, महाशय जी कहते हैं भैया एगो ले लो, आपका एगो राउंड कम से कम पूरा हो जाएगा। तो ये आपका वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। अतः 3d उपकोष में d इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, 5 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 5 होती है। ये जो है हम अपने भाषा के रूप में इसको यहाँ पे टाइप करके मैं रखा हूँ, आप लोग भी इस तरह से याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि भैया 5 है तो ये आपका अधिक जो है अस्थायी क्यों होगा, ये आपका अधिक अस्थायी क्यों होगा। यानी कि आपका 3d5 में जो है कि आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है, क्यों यहाँ पे 5 हो रही है, ये आपका सारा जो है कि यहाँ पर झमेला है। यानी कि मामला यहाँ पे सारा ये है कि इसको ज़्यादा अस्थायी पाने के लिए, यानी ये अपने लिए ज़्यादा अस्थायी पाने के लिए एस वाले से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। भैया हमारे यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, आप मुझे एगो इलेक्ट्रॉन दे दो, मैं अस्थायी हो जाऊँगा, एक राउंड हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो एक राउंड यदि ये चला जाता है, एक राउंड इनमें भर जाता है तो ये ज़्यादा अस्थायी आपका होगा, या पूर्ण रूप से यदि भर जाता है तो भी ये ज़्यादा अस्थायी होगा, ठीक ना। ये आपका जो है कि विस्तार पूर्वक हमने समझाया किस तरह से आपका कितना हो रहा है, तो आप इसे नोट भी कर लेंगे, या आपकी बुक में प्यारे बच्चों छोटा में दिया होगा, आप उसे भी याद कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है ताकि हम आपको समझाएं कि विस्तार पूर्वक किस तरह से हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया। अगला देखिए प्यारे बच्चों, कह रहे हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻10 मीटर होती है, कोटि की होती है, ठीक है। चलिए
ये सही बात है या गलत? इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य 10 के घात -10 मीटर कोटि की होती है, ये आपका सत्य है। ठीक है, देखिए भाई विस्तार पूर्वक थोड़ा इसको समझते हैं। ये इसके बारे में किसने दिया था इसको भी हम समझा देते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये भैया आपके बुक में भी दिया है, ठीक है, इसका आंसर आपके बुक में दिया है, छोटा सा दिया होगा, लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें मैं लिखा हूँ। देखिए डी ब्रागली के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसा गतिमान सूक्ष्म कण तरंगदैर्ध्य की भांति व्यवहार करता है। दूसरा पॉइंट है परमाणु में गतिशील इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य लैम्डा लगभग 10 के घात जो है कि -10 मीटर, या इसको हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर लेते हैं। कितने के बराबर लेते हैं प्यारे बच्चों? 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर भी हम कह सकते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम की यदि चर्चा होती है तो भी वो आपका सत्य होगा, के बराबर होती है, जो कि एक एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य की कोटि के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका विस्तार पूर्वक रहा। चलिए, तो ये डी ब्रागली जो है आपके सिद्धांत के अनुसार है कि इलेक्ट्रॉन जैसा गतिमान सूक्ष्म कण तरंगदैर्ध्य की भांति व्यवहार करता है, ठीक ना। परमाणु में गतिशील इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य लैम्डा लगभग 10 के घात -10 मीटर की होती है। इसको हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर लेंगे, ठीक ना, होती है, जो एक्स किरणों की कोटि के जो है कि क्या होती है? बराबर होती है। एक्स किरणों की तरंगदैर्ध्य कोटि के क्या होती है? बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी क्वांटम संख्या n बता देने से लगभग पूर्णतः परिभाषित हो जाती है। चलो भाई आगे आते हैं। देखिए ये प्रक्रिया आपकी सत्य है भैया, ये क्या है? सत्य है। सत्य क्यों है? ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है उसकी क्वांटम संख्या n बता देने से लगभग क्या होती है? पूर्ण हो जाती है। अब ये सत्य बात है, ध्यान यानी विस्तार पूर्वक क्या समझे। देखिए पहली चर्चा होगी मुख्य क्वांटम संख्या n के बारे में। जो मुख्य क्वांटम संख्या होती है, मुख्य ऊर्जा स्तर, जैसे K, L, M, N, O, P ऐसे करके जो है कि, और नाभिक से इलेक्ट्रॉन की औसत दूरी को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा मुख्य रूप से उसमें ऊर्जा स्तर n पर निर्भर करती है। यानी ऊर्जा जो है कि आपकी किस पे, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है ना, वो आपकी n पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है? n पे जो है कि निर्भर आपकी करती है। जैसे En समानुपाती आपका होता है En जो है व्युत्क्रमानुपाती 1/n का स्क्वायर। अतः n का मान ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा की स्थिति मुख्य रूप से निर्धारित हो जाती है। ये आपका पूरा पॉइंट रहा। विस्तार पूर्वक यहाँ पे समझने के लिए हमने लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए हमारा है प्रश्न नंबर 7। किसी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन 2 ऊर्जा स्तरों के बीच स्थानांतरित होता है तो उत्सर्जित ऊर्जा का तरंगदैर्ध्य उतना ही लंबा होगा जितना दोनों ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा का अंतर होगा। चलिए पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, ये सत्य है कि असत्य है। ये बात है हमारा गलत। ये क्या है? ये हमारा बात, ये जो आपका दे रखा है ये गलत है। क्यों गलत है? चलिए विस्तार समझते हैं। प्लांक के जो है क्वांटम सिद्धांत के जो अनुसार है, ऊर्जा परिवर्तन यानी कि E डेल्टा E, ऊर्जा में परिवर्तन आपका होता है डेल्टा E, ठीक ना। ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा E, ताप में परिवर्तन होता है डेल्टा T, टेम्परेचर। ये हो जाए H इंटू सी अपन क्या है? लेमडा। या यहाँ से यदि हम लेमडा का मान निकालना चाहें, तो यहाँ से हमारा लेमडा बराबर हो जाएगा, इसको आपस में चेंजिंग कर दिया जाता है, HC बटा में आपका हो जाएगा डेल्टा E। दूसरा पॉइंट है यहाँ डेल्टा E जो है प्यारे बच्चों, इसको ऊर्जा अंतर कहते हैं। ऊर्जाओं का क्या है? अंतर। डेल्टा E जो है ऊर्जा अंतर है। और लेमडा जो है ये तरंगदैर्ध्य को दिखाता है, ये तो पता ही है आपको। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि उल्टा। इसका अर्थ है कि यदि 2 ऊर्जा स्तरों के बीच ऊर्जा अंतर डेल्टा E अधिक होगा तो उत्सर्जित तरंगदैर्ध्य लेमडा छोटा यानी कम होगा। लेमडा क्या होगा? कम होगा। यदि ऊर्जा अंतर कम होगा तो तरंगदैर्ध्य जो है कि लंबा अधिक होगा। एक देखिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यहाँ पे हुआ उल्टा होता है, क्योंकि एक का मान हम बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान क्या होता है? बढ़ता है। एक का मान बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान क्या होता है? बढ़ता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है कि यदि आप एक का मान बढ़ाओगे तो दूसरे का भी मान क्या होगा? बढ़ेगा। एक का मान बढ़ाओगे तो दूसरे का मान क्या होगा? घटेगा। एक का मान बढ़ाओगे दूसरे का मान क्या होगा? घटेगा। जैसे यहाँ पर N और H को मैं फिक्स रख दूँ तो जैसे जैसे डेल्टा E का मान हम बढ़ाते जाएंगे
तो लेमडा का मान जो है कम होता जाएगा। इसको फिक्स रखें, इसको यदि मैं फिक्स रखता हूँ और इसका जो है वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाऊँ, यानी डेल्टा ई का मान हम बढ़ाते जाएंगे तो लेमडा का मान धीरे धीरे कम होता जाएगा। अगर डेल्टा ई का मान जो है हम कम करते जाएंगे तो लेमडा का मान जो भी प्राप्त होगा वो बढ़ता रहेगा। तो व्युत्क्रमानुपाती का तात्पर्य ये होता है कि एक का मान बढ़ाते हैं तो दूसरे का मान क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यानी कि वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि लेमडा जितना छोटा होगा ना उसका जो है कि ऊर्जा स्तर उतना ही क्या होगा, कम। लेमडा का मान जितना छोटा ऊर्जा स्तर उतना ही कम, लेमडा का मान जितना बड़ा ऊर्जा स्तर उसका उतना ही बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर है, करे विद्युत संयोजी यौगिक जो है जल में घुलनशील होते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक जो है जल में आपके घुलनशील होते हैं। इसका मतलब ये है कि NaCl, जैसे आप लोग देखे होंगे NaCl जो आपका नमक होता है, अगर वो ठोस अवस्था में है तो वो आपका जो है कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने आयनों में टूट नहीं सकता है। ठीक है, जैसे उसको जलीय विलयन यानी कि पानी में घोलते हैं तो वह विलयन के रूप में होता है, वो अपने आयनों में टूट जाता है। और आयन कितने होते हैं आपको पता ही है कि 2 होता है, ऋणायन और धनायन। तो वही चीज़ है यहाँ पे करे कि जब घोलते हैं तो वो घुलनशील यानी कि विद्युत जो संयोजी यौगिक होते हैं जल में घुल जाते हैं। जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। ये भैया सत्य, जैसे NaCl नमक को ही ले लो, नमक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है कब, जब उसे घोलते हैं तब। ठोस अवस्था में होगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो कोई भी होगा, अगर उसमें जो है कि विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो यानी कि वो जल में आपको घुलनशील होगा। जैसे मान लीजिए, अब हाँ जरूरी नहीं है वो अपने आयनों में टूटना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए चीनी को ही हम पानी में घोल देंगे तो पानी में तो घुल जाएगा, लेकिन उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि उसमें आयन नहीं होते हैं, क्योंकि उनके वो जो है अपने आयनों में टूटता नहीं है। अगर चीनी भी अपने आयनों में टूटता तो उसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती। चलिए विस्तार पूर्वक हम समझते हैं, और ये भैया सत्य है, क्योंकि अब विद्युत संयोजी जो यौगिक होते हैं जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। चलिए इसका जो है विस्तार पूर्वक समझते हैं। क्या है, कह रहा है कि समान को घोलता है, समान को क्या करता है, घोलता है। जैसे एक को दूसरे में, यदि आप लोग विलयन में पढ़े होंगे कि विलयन उसी को कहेंगे जब 2 पदार्थों को घोलने के बाद, ठीक ना, 2 समांगी पदार्थ होंगे। यानी कि समांगी का मतलब यह हुआ कि उन दोनों को घोलने के बाद वो एक दूसरे में दिखाई ना दे, एक दूसरे में समाहित हो जाए, तो वहाँ पे बात होती है समान को घोलता है। ठीक ना। दूसरा पॉइंट ये है कि विद्युत संयोजी जो यौगिक होता है, जैसे NaCl की अभी हम चर्चा कर रहे थे, NaCl होता है, N+ होता है, Cl क्या होता है, माइनस होता है। ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं ये। जल भी एक जो है ध्रुवीय विलायक है। NaCl जो होता है ध्रुवीय आपका होता है, और जल भी जो है कि एक ध्रुवीय विलायक के रूप में आपका होता है। अगला पॉइंट यह है कि जब आयनिक यौगिक को पानी में डाला जाता है तो जल के अणु इनके आयनों को अलग करके घेर लेते हैं, जिससे ये जल में आसानी से जो है कि आयनित होकर घुल जाते हैं। तो ये आपके पॉइंट रहे, विस्तार पूर्वक हमने यहाँ पे लिखा। आपके बुक में छोटा सा दिया होगा तो आप उसे भी याद कर सकते हैं। ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हम समझते हैं। यहाँ पर दे रखा है मीथेन दिया है। अणु का आकृति चतुष्फलकी होता है। चलिए, यानी मीथेन अणु का जो है कि आकृति चतुष्फलकी होता है। हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे सही, हाँ चतुष्फलकी होता है। क्यों होता है चतुष्फलकी, यहाँ पर देख लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि मीथेन CH4 में केंद्रीय कार्बन परमाणु sp2 संकरण, sp स्क्वायर संकरण आप लोग पढ़े होंगे, अवस्था में होता है। दूसरा पॉइंट है इसमें 4 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, कोई भी एकाकी युग्म जो है कि आपका यहाँ पे नहीं होता है। अगला पॉइंट है VSEPR सिद्धांत के अनुसार न्यूनतम प्रतिकर्षण के लिए चारों CH यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन बंध त्रिविम चतुष्फलकी जो है आपके क्या होते हैं, रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिनके बीच का एंगल आपका इतना होता है, यानी कि 109 डिग्री यानी कि 28 मिनट। देखिए 109 ये डिग्री है, और ये जो आपका एक लगा हुआ है डैश, ये आपका है मिनट को दिखाता है, यानी कि 109 डिग्री 28 मिनट का बंध जो है कि कोण आपका होता है। यानी मीथेन में जो है कि जो भी कोण आपका बनता है, यह बनता है कितने का, 109 डिग्री और 28 मिनट का एंगल आपका यहाँ पे बनता है। ठीक ना। तो ये आप समझ गए मीथेन के लिए। किसके लिए, मीथेन के लिए, यानी कार्बन के साथ, प्यारे बच्चों, कार्बन के साथ यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। कितने हाइड्रोजन,
4 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो इसी चीज़ को इसने नाम दिया है क्या, चतुष्फलकी नाम दिया है, यानी कि सम चतुष्फलकी जो है कि ये आपके बनाएंगे। समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो यही कह रहा है मीथेन अणु का आकृति जो है चतुष्फलकी होता है, यानी चारों दिशाओं से जो है कि ये बंधे हुए हैं, क्योंकि कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं आपके, 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो ये चीज़ आपका है। एंगल आप याद रखेंगे, आपका कहीं भी एंगल आ सकता है। सिग्मा बंध और पाई बंध में अधिक मजबूती होती है। सिग्मा बंध जो होता है ना, पाई बंध से, देखो सिग्मा की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सिग्मा। सिग्मा जो बंध होता है प्यारे बच्चों, सिग्मा जो बंध होता है पाई बंध से जो है कि अधिक मजबूत होता है। चलो भाई देखते हैं सही है या गलत है। ये भैया ये बात सही है, सिग्मा बंध जो होता है ना पाई बंध से जो है कि अधिक मजबूत आपका होता है। क्यों भाई, सिग्मा बंध क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यह कक्षकों में अक्षीय अतिव्यापन से बनता है। इनमें कक्षीय अतिव्यापन का क्षेत्रफल अधिक होता है, जिससे यह एक जो है कि मजबूत आबंध जो है कि बनाता है पाई बंध, ठीक है। सॉरी, पाई बंध नहीं, सिग्मा बंध, ठीक है। अगर पाई बंध की हम चर्चा करें, यह एक कक्षकों में पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है। इसमें अतिव्यापन का क्षेत्रफल कम होता है, इसलिए यह एक जो है कमजोर जो है कि आबंध होता है। तो कौन अधिक हुआ, सिग्मा अधिक हो गया, इसका मतलब पाई क्या हो गया, कम हो गया। और पाई कम क्यों होता है, क्योंकि पार्श्वी जो व्यापन होता है ना, ये आपका क्षेत्रफल इसका कम होता है, इसलिए जो है कि ये कम आपका जो है कि कमज़ोर होता है। और पाई बंध का जो है क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, इसलिए इस क्या होता है, ये मजबूत होता है। जिसके पास ज़्यादा पैसा रहेगा वो भैया मजबूत होगा, जिसके पास ज़्यादा जो है कि जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहेगा वो क्या होगा, कमज़ोर होगा। तो ये क्षेत्रफल पे आपका होता है, जिसका क्षेत्रफल अधिक उसमें जो है कि मजबूत बंध, और जिसका क्षेत्रफल कम उसमें जो है कि मजबूत बंध कम, यानी मजबूत बंध क्या होगा, कम होगा, यानी कि उसका जो मजबूत जो बंध होगा वो आपका क्या होगा, कमजोर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है ना कि विद्युत संयोजी यौगिक में गलनांक उच्च होता है। अब सुनिए, कोई भी विद्युत संयोजी जो यौगिक होगा, जिनको पानी में घोलने के बाद वो अपने आयनों में टूट जाए, करेगी उनका जो है गलनांक उच्च होता है। क्या होता है, उच्च। अब देखिए भाई ये सही बात है या गलत बात है, अभी हम बताए हैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए भैया ये सही बात है, विस्तार पूर्वक हम समझते हैं क्यों सही बात है। विद्युत संयोजिक जो आयनिक होते हैं ना, यानी कि यौगिक में धनायन और ऋणायन के बीच, देखिए कभी भी जो विद्युत संयोजी यौगिक होंगे उनको आप पानी में घोलेंगे तो 2 आयनों में टूट जाते हैं। एक तो ऋणायन होता है, दूसरा क्या होता है, धनायन होता है। एक तो ऋणायन होता है, दूसरा क्या होता है, धनायन। 2 आयनों में ये हमेशा आपके टूट जाएंगे, ठीक है। और इनके जो मजबूत जो स्थिर वैद्युतिक आकर्षण बल होता है ना कार्य का, जब टूटेंगे तो इनके बीच जो आकर्षण बल होगा ये आपका मजबूत होगा। क्या होगा, आकर्षण बल मजबूत कार्य करता है। दूसरा पॉइंट क्या है, इन मजबूत क्रिस्टल जालक को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि इनके गलनांक जो है और क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि जब टूटते हैं तो इनके स्थिर वैद्युत जो आकर्षण बल होता है ना बहुत ज़्यादा होता है। और कारण यही होता है कि ये मजबूत एक क्रिस्टल बनाते हैं, मजबूत क्रिस्टल जालक बनाते हैं। इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊष्मा चाहिए, और अधिक ऊष्मा चाहिए इसलिए इनका गलनांक और क्वथनांक जो है ये आपके क्या होते हैं, उच्च होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 की तरफ आइए प्यारे बच्चों। करें कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl ध्रुवीय यौगिक है। हाइड्रोजन क्लोराइड HCl ध्रुवीय यौगिक है। करें ये सही बात है, ये ध्रुवीय यौगिक आपके हैं तो आखिर में क्यों हैं, ठीक है, हैं तो आखिर में क्यों हैं, विस्तार पूर्वक हम समझते हैं। HCl अणु में क्लोरीन विद्युत ऋणात्मक, हाइड्रोजन आपका होता है क्या, तुलना में बहुत अधिक होता है। हाइड्रोजन की तुलना में बहुत क्या होता है, अधिक होता है। इस कारण समझाया गया कि इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन की ओर आकर्षित होता है, जिससे क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पर आंशिक धनावेश लिया गया है, उत्पन्न हो जाता है। दोनों विपरीत ध्रुव बनाने के लिए H आयन आपका लगा हुआ है ऋणायन, और Cl जो है कि आपका माइनस ऋणायन लगा हुआ है। एक ध्रुवीय संयोजी जो है कि यौगिक होते हैं, यानी कि यहाँ पे आंशिक ऋणावेश को हम लोग इससे प्रदर्शित करते हैं, और आंशिक धनावेश को हम लोग का ये सिंबल है, आप देख सकते हैं।
और जो ध्रुवीय बनाने के कारण यानी कि H सिग्मा प्लस और ये Cl जो है कि माइनस आपका ध्रुवीय जो है संयोजी यौगिक आपके होंगे। ये आपका जो है विस्तार पूर्वक समझाने का तरीका रहा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए। अब ये 12 पॉइंट रहे जो कि आपका 12 पॉइंट जो है आपके बुक में दिए हुए हैं, आपके बुक में भी आंसर दिया है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ पाता है, हमने तो पूरा प्रयास किया हुआ है कि विस्तार से हम समझाने का आपको प्रयास करें, आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप उसे यदि याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं, ठीक ना। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आगे की जो क्लास होगी अगले वाले प्रश्न से जो है कि हम शुरू करेंगे। और ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ऐसे वीडियो के लिए हमारे साथ जो है कि जरूर जुड़िएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।